नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एलपी रंजन और मैं आप सभी का राजनावी कोचिंग सेंटर अशोक राज पटना के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित तैयारी 2 के वर्ग 1 से 5 में पूछे गए मैथ के प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे। ये वैसे अभ्यर्थियों के लिए काफी लाभदायक होगा जो वर्ग 1 से 5 के लिए सक्षमता परीक्षा देने वाले हो, ये या टीआरई 3 का एग्जाम देने वाले हो। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका, मार्च में एग्जाम होने वाला है, या आगे जिनका लक्ष्य टीआरई 4 होगा, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी लाभदायक होगा, क्योंकि सक्षमता परीक्षा भी होगी, वो भी इसी के आधार पे होगी। उसका भी पैटर्न टीआरई 2 का ही रहेगा। टीआरई 3 टीआरई 4 है होने वाला जो है, उसका भी पैटर्न टीआरई 1 या टीआरई 2 के समान ही रहेगा। खास करके टीआरई 2 के ही पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। तो वैसे सारे अभ्यर्थियों के लिए काफी लाभदायक होगा। तो मैथ का क्वेश्चन मैं सोल्व करने जा रहा हूं। एक पेपर जीएस का था जिसमें मैथ का जो क्वेश्चन था, कुल 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं इसके पहले वाला वीडियो में बताया भी था मैं कि कुल 16 क्वेश्चन पूछा गया था। कोई जरूरी नहीं है कि आगे भी 16 ही पूछे, हो सकता है 15 पूछे, 18 पूछे। एक अनुमान लेकर चलेंगे कि 15 से 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो भी जितनी भी संख्या हो, ये पिछले एग्जाम का जो टीआरई 2.0 है उसका 16 क्वेश्चन को हम लोग यहां सोल्व करने वाले हैं। इसका परीक्षा 14 दिसंबर 2023 को हुआ था। यदि जिनके पास ये क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होगा, वो बीपीएससी के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जाइएगा साइट पर, वहां अवेलेबल है, या राजधानी कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध रहेगा। चूंकि मैं यहां एक एक क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, चूंकि उतना संभव नहीं है, मैं डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो प्रारंभ करते हैं हम लोग। हमारे पास सेट ए है, देख रहे होगा आप लोग। तो सेट ए के क्वेश्चन नंबर के अनुसार मैं सोल्व करूंगा। सेट ए में क्वेश्चन नंबर 31 से मैथ का क्वेश्चन शुरू था। उसके पहले 1 से 30 लैंग्वेज का था। तो पहला क्वेश्चन है, एक पूर्णांक, मैं संक्षिप्त में लिखूंगा, एक पूर्णांक 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब समझते होंगे रेसिप्रोकल, उसका उल्टा। जैसे यदि 3/5 है, इसका व्युत्क्रम की बात करें तो 5/3। तो एक पूर्णांक 3/16 हमारा क्या है, मिश्रित भिन्न है, मिक्स फ्रैक्शन है। इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में बदल दे, 16 का 16 19/16। तो ये जो दिया गया है वो एक पूर्णांक 3/16 का मतलब 19/16। इसका व्युत्क्रम की बात करेंगे तो इसको उलट दे, क्या हुआ, 16/19। मुझे बताना क्या है, इन दोनों का अंतर। बहुत ही आसान सवाल है, अंतर आप सीधा निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना है। 19/16 माइनस 16/19। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला हर का एलसीएम लेते हैं। 16 और 19 का एलसीएम, यहां 16 19 का गुना हो जाएगा, ठीक है। अब इससे भाग देंगे तो 16, यहां क्या हो गया 19 और स्क्वायर, यहां क्या हो गया 19 से भागा देंगे 19 कट जाएगा, 16 का स्क्वायर। या तो इसका स्क्वायर करके वर्ग करके माइनस कीजिए, उससे आसान होगा कि आप फॉर्मूला पे ब्रेक कर दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको तोड़ेंगे हम इस फॉर्मूला पे, तो क्या हो गया 19 प्लस 16 कितना हो जाएगा 35। 19 माइनस 16 3, 16 19 कितना होता है 304। मतलब इसका आंसर 105/304। अरे तो पूरा मैं सोल्व कर दिया। यहां पर थोड़ा आपको विकल्प की चर्चा करता हूं कि उसमें 5 विकल्प दिए गए थे, क्या क्या था। ए विकल्प जो था पहला, वो था 4/3। बी विकल्प जो था
15/16, सी जो विकल्प था 105/304 और डी जो है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी कि एक से अधिक विकल्प सही हो, उसको पूरा नहीं लिख रहा हूं, और ई विकल्प जो है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देखिए मैंने पूरा सोल्व किया, आप जल्दीबाजी में यदि एग्जाम में है तो पूरा नहीं भी सोल्व कर सकते थे। सिर्फ इतना लिखने के बाद ये पता हुआ कि डिनोमिनेटर हर में क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल, और इन दोनों का गुणनफल 304 है। ठीक है, 304 एक ही विकल्प में है, तो आप जल्दीबाजी में है, बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो इतना पर भी रिस्क ले सकते हैं, इतना पर भी रिस्क ले सकते हैं कि ऊपर वाला पार्ट आप बिना सोल्व किए हुए आंसर लगा दें। हालांकि यह भी हो सकता है कि ऊपर वाला पार्ट गलत दे दे, चूंकि रिस्क है। मान लो 105 हमारा आया, 105 नहीं रहता, यहां 101 रहता, तो चलो डिनोमिनेटर तो मिल गया लेकिन न्यूमरेटर नहीं मिला, तो फिर उस केस में उपरोक्त में से एक भी नहीं होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास यदि समय कभी नहीं है तो थोड़ा 50-50 पे रिस्क ले सकते हैं, जल्दीबाजी में है तो। समय है तो आप आराम से पूरा सोल्व कर लीजिए, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, बस अब तक कि आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन नंबर था 31, ये 31 था, अब चलेंगे 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दिया हुआ है a/b x-1 बराबर b/a x-3। a बराबर है, एक प्रश्न में ही दिया हुआ है, आपको ज्ञात क्या करना है, x का मान। मैं संक्षिप्त में क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहां विकल्प की भी मुझे जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पे इंडिसेस का रूल, घातांक का नियम लगेगा। घातांक का नियम क्या होता है कि यदि बेस समान हो तो पावर जो होंगे घातांक क्या होगा, समान होगा। यहां बेस समान नहीं है, आधार जो है समान नहीं है, आधार व्युत्क्रम है दूसरे को, तो आधार समान कर दे। a/b है तो इधर भी a/b बना सकते हैं, तो a/b का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए यदि आप 1/k लिख रहे हो, इसको k के रूप में लिखना है तो क्या हो जाएगा, k का पावर -1, तो इसको b/a को a/b के रूप में बदलने का मतलब उल्टा हो जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं a/b x-1 रह गया, और इसको जब a/b किया मतलब इस फॉर्म में जा रहा है, b/a को आप लिखे ऐसे लिख सकते हैं a/b मतलब a/b का पावर -1, तो इस पे पावर क्या हो गया, -1, और पहले से कितना था x-3, एक गुना हो जाएगा। अब देखिए बेस सेम हो गया, पावर इक्वल हो गया, x-1 बराबर क्या हो गया, -1 x में गुना कीजिए -x, और -1 -3 क्या हो गया, +3। x को एक साइड कर दीजिएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2x, -1 को उधर ले जाएंगे 4, x बराबर 2। सीधा आसान सवाल था, बहुत बेसिक घातांक के नियम पर आधारित प्रश्न है। तो एक क्वेश्चन नंबर 32, इसमें भी विकल्प इसी तरह से थे 1, 2, 7/2, बाकी दो विकल्प वही रहेंगे, उपयुक्त में से कोई भी नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो सीधा विकल्प का उत्तर था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 33 नंबर। नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब है, तो मूलतः उसके पास कितने सेब थे। अब कुल संख्या उसके पास जितनी भी सेब की होगी, प्रतिशत में कुल का मतलब हमेशा क्या होता है, 100%। जैसे आपको कहा जाए कि किसी कक्षा में 20 छात्र नामांकित है और 20 के 20 प्रेजेंट है, तो इसकी मतलब उपस्थिति कितने हो गए, 100%। किसी दूसरे कक्षा में यदि 40 छात्र है और 40 के 40 उपस्थित है, तो वहां भी प्रतिशत की बात करेंगे तो 100%।
तो कुल सेव की संख्या कुछ भी होगी, प्रतिशत में कुल सेव कितने मानेंगे हम लोग? 100%। इसमें से बेच दिया कितना उसने? 40%। तो शेष कितना बचा प्रतिशत में? 60%। और इसका मान दिया हुआ था, ए कितना है? ये किसके समतुल्य है? उसके पास बचा बेचने के बाद, क्वेश्चन कह रहा है वो 420, जो बचा बेचने के बाद अभी भी 420, तो बचा प्रतिशत में 60%। 60% किसके समतुल्य? 420। निकालना क्या था? कुल से, मतलब 100% किसके समतुल्य होगा? अब यहीं से हम देख ले कितना गुना जा रहा है, 60 का कितना गुना जा रहा है? 1 शून्य 7 गुना गया, तो यहां भी 7 गुना होगा, मतलब 100 गुने 7। कुल से यहां पे इनके पास 700 थे। विकल्प में 700 दिया हुआ था, उसका ए विकल्प ही था 700, इसका उत्तर हो गया 700। तो एक क्वेश्चन नंबर हमारा था 33। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है एक भिन्न कॉमा जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। अर्थात एक समानुपाती का प्रश्न हो गया। एक भिन्न जो अज्ञात है, पता नहीं है, मैं कैसे कह रहा हूं, इसका अनुपात, जिसका 1/27 के साथ जो अनुपात है वो 3/11 का 5/9 से जो अनुपात है, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यही प्रश्न कर रहा है, संक्षिप्त में ही लिख रहा हूं। तो यहां पे ये भिन्न कौन सा होगा? एक ढंग से समानुपाती हो गया। दो अनुपात जब समान होते हैं तो समानुपाती। समानुपाती का नियम जानते हो कि ए अनुपात बी बराबर यदि सी अनुपात डी, या इसी को ए अनुपात डी समानुपाती सिंबल में भी लिख सकते हैं, सी अनुपात डी। तो यहां क्या होता है? पहले और अंतिम का गुणनफल मध्य दो के गुणनफल के बराबर, मतलब ए गुने डी बराबर बी गुने सी। तो सीधा इसी नियम का यहां पालन करने आसान होगा, मतलब के गुना 5/9 बराबर 1/27 गुने 3/11। हमको निकालना क्या था? ये अज्ञात भिन्न, मतलब के का मान। तो के बराबर पहले एक साइड कर लो, 1/27 गुने 3/11 गुने 9/5, उधर जाएगा तो लग जाएगा 9 से 3 बार, 3 से 3, 1/55। मतलब यहां पर के का मान जो होगा 1/55 हमारा बिल विकल्प में है, सी विकल्प है ये, तो इसका उत्तर सी होगा। ये भी आसान सवाल था, सिर्फ लैंग्वेज का खेला था। कई लोगों को हो सकता है लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो, अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, लेकिन लैंग्वेज समझ गए तो बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं है। अगले सवाल 35 नंबर। नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज जिसको संक्षिप्त में ऐसा ही लिख सकते हैं, वार्षिक ब्याज की दर 10% से बढ़कर कितना हो जाए? 12.5%। तो एक आदमी की वार्षिक आय, वार्षिक आय जो है, वार्षिक आय में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है कितने की? 1250 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो उसका मूलधन, मूलधन क्या है? निकालना क्या है? मूलधन निकालना है। अब देखिए वार्षिक आय के रूप में यहां पे क्या हुआ? ब्याज हुआ, इंटरेस्ट हुआ। तो इंटरेस्ट में वृद्धि किस कारण से हो रही है? दर में वृद्धि कारण।
तो जितने प्रतिशत, क्योंकि मूलधन तो दोनों के लिए समान है, तो दर में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है? 2.5% का, मतलब 5/2%। मतलब प्रतिशत में 5/2% की वृद्धि होने के कारण उसको वार्षिक आय जो ब्याज के रूप में वृद्धि हो रहा है वो 1250 रुपए का। निकालना क्या है? मूलधन। अब यहां भी मूलधन वास्तविक कुछ भी हो, अपने आप में कितना होगा प्रतिशत में बात करेंगे तो 100%। अर्थात यहां 5/2% का मान जो है किसके समतुल्य है? 1250। यही आय में वृद्धि। निकालना क्या है? मूलधन। मूलधन वास्तविक कुछ भी हो, प्रतिशत में कितना होगा? 100%। 100% किसके समतुल्य होगा? मैं संक्षिप्त में लिख दिया, एक एक नियम का से समझे इसको। 5/2% यदि हो तो एक समतुल्य कितना होता? 1250/5/2, तो बटा होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा 5। 100% निकालना था तो 100 से यहां गुना, 5 से यहां पे 20 बार, 1250 गुने करेंगे तो 2500। अब 2500 में 2 से गुना करें तो क्या हो गया? 5000, और उस पर एक शून्य और होगा, मतलब मूलधन आपका कितना हो गया? 50,000। मैं यहां संक्षिप्त में लिख रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा कि 5/2% इक्विवेलेंट टू समतुल्य इसके बराबर है 1250। साइक्लिक नियम आप जानते हो, यूनिटी मीटर। तो यदि यहां पे 1% की बात करते हैं तो 1%, जैसे यदि सोचे कि 5 आम का दाम इतना, तो 1 आम का क्या करते हैं? इससे इसमें भागा। वही चीज यहां लगा रहा हूं, 1250/5/2। अब 5/2 होगा तो 2 कहां जाएगा? इसको ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा। अब निकालना था 100%, तो 1250। अब यहां 100 निकालना है तो फिर यहां 100 में जाकर के गुना होगा। तो इसको शॉर्ट में लिखा मैंने, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां भी 50,000 विकल्प में था, 50,000 बी विकल्प है, तो इसका उत्तर हमारा बी हुआ। सारे क्वेश्चन बेसिक पूछे गए, एसआई का सवाल है लेकिन बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे। रेशियो का सवाल था बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे। मैं पिछले वीडियो में बोला था कि सवाल बेसिक ही पूछे जाएंगे, बहुत गहराई में नहीं जाएगा, बस टॉपिक का एकदम बेसिक ज्ञान होना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। वर्ग की परिधि या परिमाप दोनों एक ही चीज है। तो वर्ग का परिमिति या परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा। मान लो ए उसकी भुजा है, ए रिलेशन है प्रश्न के अनुसार। अब देखिए यहां पे इसके क्षेत्रफलों का अनुपात हमको निकालना है, तो हम आर और ए का अनुपात निकाल लेते हैं। ज्यादा कई तरीके से लोग करते हैं। ए को इधर लाया और यहां रह गया, नीचे गया 2π, 2 से 2 मतलब 2/π। यदि r²/a² करें तो इधर भी स्क्वायर हुआ तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, इसका होल स्क्वायर मतलब 4/π², क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब निकालना था क्षेत्रफल, किसका? क्षेत्रफल का अनुपात, क्योंकि अनुपात के रूप में है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a², भुजा का स्क्वायर। इसका मान मुझे पता है, r²/a² क्या हो गया? 4/π²। यहां मान रख दे सीधा सीधी, पाई इसका मान हो गया 4/π²। एक पाई कैंसिल हो गया, 4/π। पाई का मान 22/7 रखेंगे, क्योंकि विकल्प उसी रूप में है हमारा। तो 22/7, तो 7 ऊपर जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से 11, 14/11। मतलब अभिष्ट अनुपात जो होगा 14/11 न्यूमेरिकल वैल्यू था, इसलिए हो सकता है विकल्प में इस रूप में भी दे सके। तो इस रूप में होगा तो यही एक उत्तर होता, लेकिन विकल्प मेरा इस रूप में था 14/11, इसमें से विकल्प है तो सी विकल्प है, तो इसका उत्तर 14/11।
ये भी क्षेत्रमिति का सवाल था, बेसिक सवाल है, कुछ इसमें ज्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। सैंतीस नंबर क्वेश्चन, एक घन का आयतन कितना है जिसका विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है। घन का मतलब अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं। क्यूब क्या होता है? जिसका लंबाई सारी भुजाएं समान होती है, टोटल 6 फेस होंगे। घन का विकर्ण का फॉर्मूला जो होता है √3l। ए विकर्ण, घन के विकर्ण का फॉर्मूला √3l, और इसी का मान दिया हुआ है। क्योंकि निकालना मुझे क्या है, ज्ञात क्या करना है, आयतन। आयतन निकालने के लिए भुजा मुझे मालूम होना बहुत जरूरी है। तो यहां से l निकल गया, l बराबर मतलब घन की भुजा 4√3/√3 4 हो गया। इसकी आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब मतलब 4 का क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन सेंटीमीटर है, हिंदी में लिखेंगे। इसका विकल्प था बी, ए भी विकल्प में था 64 तो यही उत्तर होगा। बहुत ही आसान सवाल है। इसी जगह घनाभ रहता, घनाभ पे भी प्रश्न आते हैं, घन पे है तो और आसान है। ये भी क्षेत्रमिति का सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि x³ + 1 माइनस x - 1, x³ + 1 माइनस x - 1 के गुणनखंडों में से एक है। के गुणनखंडों में से एक है। विकल्प था इस तरह से x² + 1, बी था x² - 1, सी x - 1, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि आप सोल्व करना चाहेंगे तो देखिए, यदि हम इसको a³ + b³ के फॉर्म में ब्रेक करते हैं x³ + 1 को, चूंकि x³ + 1 को हम लिख सकते हैं x³ + 1³ और a³ + b³ को फैक्टराइज करेंगे तो a + b इंटू a² माइनस ab + b², यही होते हैं दो फैक्टर। तो यहां आइडेंटिटी का यूज हुआ। बेसिक आइडेंटिटी का भी ज्ञान होना चाहिए अलजेब्रा में, वो सब याद रखना होगा। तो इसके दो फैक्टर हो गए, चलो देख लेते हैं। x + 1 a + b, x² माइनस ab, a की जगह x हो गया, b की जगह 1, तो x × 1 क्या हो जाएगा, x + b² माइनस x - 1। अब यहां दो अलग अलग है। अब इन दोनों को में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, दो अलग अलग टर्म है। तो ये जो दिए गए विकल्प है इसमें से कोई भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। चूंकि यहां देखिए x - 1 यदि यहां भी रहता तब कॉमन होके, चूंकि दोनों दो या तीन फैक्टर के रूप में हो, बीच में माइनस है, तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसे फैक्टर थ्योरम का भी यूज करके फिर ऑप्शन से चेक कर सकते थे, तो उतना जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्न देखने ही से सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि इसका कोई भी गुणनखंड इन तीनों में से नहीं है, मतलब इसका उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। तो हम लोग आज 8 प्रश्नों को सोल्व किए। शेष 8 प्रश्नों को अगले वीडियो में बताऊंगा।
तो आज के लिए इतना ही। और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और उसके बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, जिससे क्या होगा कि कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आपका उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को धन्यवाद।